सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 14 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परिचालक संबद्धता एवं वरीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे परिचालक संबद्धता से हम क्या समझते हैं, उसके पश्चात परिचालक वरीयता, फिर हम परिचालक संबद्धता एवं वरीयता के टेबल का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर कुछ उदाहरण देखेंगे व्यंजकों एवं कथनों के, उसके पश्चात क्रियाशील प्रोग्राम। परिचालक संबद्धता है क्या? सर्वप्रथम प्रत्येक परिचालक की एक संबद्धता होती ही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बचपन में पाठशाला में हमने रस्साकशी या रस्सा खींच की प्रतियोगिता में भाग लिया था, वो खेल खेलते थे हम लोग। तो एक मोटी रस्सी होती है जो दो दलों के बीच में, जिसे दो दलों के बीच में या दो खिलाड़ियों के बीच में खींचने की, अपनी ओर खींचने की प्रतिस्पर्धा होती है। बीचों बीच एक निशान होता है जो विजयी सूचक होता है, और दोनों खिलाड़ियों या टीम के जो दलों के प्रथम खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों के पास निश्चित दूरी पर निशान बना दिया जाता है। और जब प्रतियोगिता प्रारंभ होती है तो जो भी दल या खिलाड़ी इस सूचक को अपने ओर के बने सूचक के ऊपर ले आता है तो वह खिलाड़ी या दल विजयी घोषित किया जाता है। इसी तरह से जब कोई परिचालक यानी ऑपरेटर पहले दाहिने ओर के संकार यानी ऑपरेंड से बंधता है, बाइंड होता है, तो उसकी संबद्धता दाहिनी कहलाती है। संबद्धता दो प्रकार से हो सकती है, बाई संबद्धता या बाई ओर संबद्ध या बाई से दाहिनी ओर संबद्ध। दूसरा है दाहिनी ओर संबद्ध या दाई से बाई ओर संबद्ध। और किसी भी व्यंजक में समान वरीयता वाले परिचालकों के मूल्यांकन का क्रम स्थापित करती है। संबद्धता क्या करती है? यदि समान वरीयता वाले एक से अधिक परिचालक हैं किसी व्यंजक में, तो उनका क्रम बाएं से दाहिनी ओर होगा या दाईं से बाईं ओर होगा, वह निर्धारण करती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि समान वरीयता वाले समस्त परिचालकों की संबद्धता समान होगी। तो यदि समान वरीयता है तो उनकी संबद्धता समान होगी, लेकिन यदि संबद्धता समान है इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी वरीयता भी समान ही होगी। अब हम देखते हैं कि परिचालक वरीयता क्या है। किसी भी व्यंजक के मूल्यांकन के समय परिचालकों की निर्धारित प्राथमिकता, कि किसी एक व्यंजन में व्यंजक में एक से अधिक परिचालक हैं या ऑपरेटर्स हैं, तो पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, यह इस प्राथमिकता निर्धारण को ही वरीयता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम जानते हैं A धन B गुणित C, इसमें क्या करेंगे हम पहले हम B गुणित C का मूल्यांकन करेंगे और जो भी परिणाम आएगा उसे तत्पश्चात A में जोड़ दिया जाएगा। पाठशाला में हमें पढ़ाया गया था, का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले हुस जान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। यह छोटी कक्षाओं के लिए है कि पहले का यानी ऑफ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके पश्चात भाग, उसके पश्चात गुणा, उसके पश्चात धन और फिर ऋण। लेकिन यह छोटी कक्षाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में इनसे अधिक परिचालक होते हैं। और वहां हम ये भी देखते हैं कि भाग और गुणा दोनों की वरीयता समान होती है, यानी आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग पहले कर सकते हैं, दोनों की संबद्धता भी समान होती है। इसी तरह से धन और ऋण की वरीयता समान होती है और संबद्धता भी समान होती है। सो यह पूर्ण रूपेण कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में लागू 100% नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में वरीयता क्रम क्या है। किसी भी शासकीय या सरकारी समारोह में सर्वाधिक वरीयता होती है राष्ट्रपति, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति, उसके पश्चात प्रधानमंत्री, यहां पे हलंत नहीं होना था, उसके पश्चात राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री। आधिकारिक अधिसूचना में 5A है। वास्तव में उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि इस पद को
सदैव कोई ना कोई व्यक्ति सुशोभित करे। उदाहरण के लिए 2024 में आज की तारीख में प्रधानमंत्री का पद रिक्त है, उप प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। इसके पश्चात है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। आधिकारिक अधिसूचना में 6 है, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष की वरीयता समान है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में, जो कि ब्योर्न स्ट्रासरुप ने लिखा है, उसके पृष्ठ 89-90 में आप पढ़ेंगे कि उत्तर क्रमोन्नति एवं क्रमावनति तथा पूर्व क्रमोन्नति क्रमावनति, इन चारों सभी परिचालकों की वरीयता समान है। लेकिन यदि आप इसी पुस्तक का चतुर्थ संस्करण पढ़ेंगे, इसके पृष्ठ क्रमांक 255 से 257 में उल्लेख किया है कि उत्तर क्रमोन्नति एवं क्रमावनति परिचालकों की वरीयता पूर्व क्रमोन्नति क्रमावनति परिचालकों की वरीयता से अधिक है। कदाचित यह पुस्तक C++ 11 की ही चर्चा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं के विभिन्न संस्करणों में परिचालकों की वरीयता परिवर्तित हो सकती है। अर्थात हमें सावधान होना होगा जब यह बात आएगी कि इनकी संबद्धता क्या है। अभी तक मैंने संबद्धता परिवर्तित होते हुए तो नहीं देखी है, लेकिन इनकी वरीयता परिवर्तित हो सकती है। अभी हम देखते हैं इनकी संबद्धता एवं वरीयता। सर्वाधिक वरीयता है इस लैम्डा की। ऑपरेटर इसके दो चिन्हों को मिला के परिचालक बनता है। लैम्डा फंक्शन क्या है? यदि हम कुछ पंक्तियों का प्रयोग किसी गणना में एक ही बार करना चाहते हैं और उसका हम कोई नाम भी नहीं देना चाहते, प्रायः उस स्थिति में इसका प्रयोग होता है। इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिर कोष्ठीकृत व्यंजक यानी पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन, इन दोनों की वरीयता समान है। फिर यह चिन्ह कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या दायरा समाधान परिचालक। इसको ग्लोबल के लिए भी प्रयोग में लाते हैं या वैश्विक रूप में, इसका चर्चा भी हम अलग से करेंगे। यह है डॉट, और यह चिन्ह बनता है ऋण चिन्ह और उसके तुरंत पश्चात बिना स्थान छोड़े ग्रेटर देन का चिन्ह, ग्रेटर देन का, ये होते हैं सदस्य चयन के लिए। देखिए यहां फिर से आ गया यह फंक्शन कॉल। दोनों का प्रयोग भिन्न है, इसलिए उनकी वरीयता भी भिन्न है। यह रेंडेक्स। फिर यह देखिए प्रकार निर्माण टाइप, इसका भी एक प्रकार है जो अगली स्लाइड में दिया है। फिर उत्तर क्रमोन्नति एवं क्रमावनति, इन सब की वरीयता समान है। अब देखिए ये टाइप आईडी, प्रकार चिन्हीकरण, इन सब की संबद्धता बाएं से दाएं है। इसका प्रयोग प्राय हम कब करते हैं? जब हमारा प्रोग्राम चलते हुए चलित प्रोग्राम में यानी रन टाइम हम जानना चाहते हैं कि किसी राशि का आंकड़ा प्रकार क्या है या किसी चर का आंकड़ा प्रकार क्या है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर स्टैटिक कास्ट, डायनेमिक कास्ट, री इंटरप्रेट कास्ट, कॉन्स्ट कास्ट, इन सब की चर्चा हम जब जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद साइज ऑफ, जैसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में भी हमने देखा था, किसी राशि या चर का माप स्मृति में कितना है, कितनी बाइट्स में समाता है, उसके लिए हम इस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। फिर टाइप देखिए एक बार फिर से आ गया ना, प्रकार निर्माण, दोनों का प्रयोग अलग अलग है, इसलिए दोनों की स्थान के अनुसार वरीयता भी भिन्न है। फिर यहाँ पर यह पूर्व क्रमोन्नति क्रमावनति, फिर एकल धन ऋण, फिर तार्किक नॉट और ये बिटपरक नॉट, ये इन सभी की संबद्धता दाएं से बाएं है। स्टार, एम्परसेंड, डी रेफरेंस या का पता, ये न्यू ऑपरेटर है। यदि हमें नवीन स्मृति का एक खंड आवंटित कराना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सृजन करने के लिए नवीन स्मृति खंड का। अब उसी को हमें नष्ट करना और डिस्ट्रॉय करना, तो डिलीट ऑपरेटर या परिचालक का प्रयोग करते हैं। फिर ये नो एक्सेप्ट है, अलाइन ऑफ, इनकी चर्चा हम बाद में फिर कभी करेंगे। ये देखिए सदस्य चयन फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पर परिचालक भिन्न है। यह सदस्यों के स्मृति में कौन सा स्थान है, उसके लिए, जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं, सूचक कहते हैं, उसके माध्यम से चयन करता है। फिर यह हमारे
ये कह दीजिए सामान्य परिचालक है गुणा, भाग और शेषफल के लिए, ये जोड़ और घटाने के लिए। ये स्थान परिवर्तन बायां या दायां, ठीक है। फिर 10वें स्थान पर आता है न्यून, न्यून अथवा समतुल्य, अधिक अथवा अधिक समतुल्य, ये सभी बाएं से दाएं हैं। इन चारों की वरीयता समान है, इन चारों की। फिर यहां पर समतुल्य, समतुल्य नहीं। उसके पश्चात बिट परक, एंड बिट परक, एक्सक्लूसिव और, बिट परक, इंक्लूसिव और, फिर तार्किक एंड, तार्किक और, ये त्रिगुट। इसको हम के लिए एक पृथक वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिर जितने निर्धारण चिन्ह हैं, ये तो ये 11 होना चाहिए। ये देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये फिर ये लिस्ट यानी सूची, इसके भीतर हम 2 सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में व्यंजकों की सूची लिखते हैं। इसका भी हम उल्लेख फिर कभी करेंगे, कभी और चर्चा करेंगे। ये एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए है, थ्रो। यहाँ पर यह एक परिचालक है और इसका प्रायः ट्राई कैच, ये 2 कुंजी शब्द होते हैं, इनके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में पृथक से करेंगे। फिर एक विभाजक है, जैसा कि इंट i, j में होता है, इसकी संबद्धता बाएं से दाएं और इन सब की संबद्धता दाएं से बाएं है। अब कुछ उदाहरण देख लें हम। अब जैसे यहां पर a धन b धन c लिखा है। अब ये धन है, जोड़ का परिचालक है। इन दोनों की संबद्धता बाएं से दाएं है और दोनों की वरीयता समान है। तो चूंकि बाएं से दाएं हैं, तो यह वाला धन का चिन्ह पहले प्रयोग में लाया जाएगा। तो a धन b, इसका मूल्यांकन पहले करेंगे और जो परिणाम आएगा उस परिणाम को c में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है। प्रायः a धन b लिखें चाहे b धन a लिखें, परिणाम तो अंततोगत्वा वही होना है। लेकिन इसमें मानक मौन है इस बात के लिए कि जब इस धन का प्रयोग करेंगे तो बाईं ओर का व्यंजक का मूल्यांकन पहले होगा कि दाहिनी ओर का। इस संबंध में मानक यानी स्टैंडर्ड मौन है, इस बारे में कुछ नहीं लिखा। प्रायः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा परिणाम में। लेकिन आप कल्पना कीजिए, यदि a भी एक व्यंजक है और b भी एक व्यंजक है, तो जो उसके उपव्यंजक होंगे उसमें यदि आपने कोई ऐसा चर या उपव्यंजक का प्रयोग किया जो इधर भी है, दोनों तरफ है, तो इसका मान यहाँ के मान को प्रभावित करता है या इसके में उपलब्ध उपव्यंजक यहाँ के उपव्यंजक का मान प्रभावित करता है। उस स्थिति में यह एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी और फिर ऐसी स्थिति में अंतिम परिणाम आप किस संकलक का प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमें जब भी हम परिचालकों का प्रयोग करें तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि परिणाम संकलकों पर निर्भर ना हो, कंपाइलर्स पर डिपेंड ना हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने एक कंपाइलर का प्रयोग किया, एक संकलक का प्रयोग किया तो परिणाम यह है और वही कोड है, वही स्रोत प्रोग्राम है, लेकिन दूसरे संकलक का प्रयोग किया या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में संकलक का प्रयोग किया तो परिणाम भिन्न आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम परिचालकों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करें और अन्यथा यदि हमें कोई संदेह है तो हम कोष्ठकों का प्रयोग कर सकते हैं। और भी भयावह स्थिति होती है, थोड़ी विस्मयकारी स्थिति होती है जब हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमने लिखा है तो इसकी वरीयता तो कम है, लेकिन यह जो है उत्तर क्रमोन्नति, इसकी वरीयता अधिक है। लेकिन यह तो एक व्यंजक है ना i प्लस प्लस, और ये दूसरा व्यंजक है प्लस प्लस आई, और दोनों जगह i का प्रयोग हो रहा है। अब इसका प्रयोग पहले करेंगे तो इसका प्रयोग करने के पहले ही i का मान बदल जाएगा। यदि यह पहले इसका मूल्यांकन होगा तो यहाँ के i का मान बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य है आप अपने आप को तो समझा सकते हैं कि मेरे संकलक में इस प्रयोग में मान लीजिए यह 10 था तो इतना आएगा, बार बार आप उसका प्रयोग करेंगे तो वही आएगा। लेकिन हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि इस तरह के कथन से सभी संकलकों के प्रयोग के पश्चात मान एक ही आएगा। तो ऐसे
कथन और व्यंजक लिखने से बचें और प्रयास करें कि मूल्यांकन का क्रम हम विभिन्न प्रचालकों का प्रयोग करके निर्धारित कर सकें। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ F1 गुणित F2 भाग F3, यह जो व्यंजक है तार्किक रूप से यही वो व्यंजक है, क्योंकि गुणा और भाग दोनों की वरीयता समान है, संबद्धता बाएं से दाएं। तो पहले क्या होगा, F1 गुणित F2 और उसमें जो भी परिणाम आएगा उसमें भाग कर देंगे F3 से, या F1 में हम पहले भाग कर देंगे F3 से, फिर गुणा कर देंगे, परिणाम में गुणा कर देंगे F2 से। तो तार्किक रूप से ये तीनों समान है, लेकिन देखिएगा कि संबद्धता एवं वरीयता के कारण क्या परिवर्तन आता है। अब हम देखते हैं एक क्रियाशील प्रोग्राम। मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है। तो दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि यह मानक पंक्ति है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये इंट मेन ये है। तो स्रोत प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है इस स्क्रीन के हिसाब अनुसार, तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो काम के स्रोत पंक्ति हैं वही हमें दिखाई दे। ये देखिए यहाँ तक का है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन चर घोषित किए हैं और इसको मैंने वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया है। तो 1.3 गुणित 10 की घात 28 और F2 22.0 और F3 7.0 मैंने मान निर्धारित किया है। इससे आपको याद आ जाएगा, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि हम पाई का मान कैसे हम याद करते थे बचपन में, दशमलव के 2 अंकों तक। वही मान मैंने फिर से ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि फिक्स्ड यानी नियत बिंदु संकेतन में रिप्रेजेंटेशन में मान प्रिंट हो। तो आप देखिए F1 का मान इसने क्या प्रिंट किया, 1.3 गुणित 10 की घात 28 यानी 1.3 के बाद सारे शून्य होना चाहिए। लेकिन ये देखिए पहला मान क्या प्रिंट कर रहा है, ये 1.130 इतने शून्य, ये देखिए। तो ये अंक कहाँ से आ गए, क्योंकि 1.3 को IEEE 754 मानक में 100% सटीकता से निरूपित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चाहते तो हैं 1.3 गुणित 10 की घात 28 यानी 1 और 3 के अलावा और कोई अंक नहीं होना चाहिए शून्य के अतिरिक्त, लेकिन यहाँ ये आ गया, इसलिए सावधान रहे। F2 का मान इसने यह प्रिंट कर दिया है, ये देखिए। F3 का मान भी इसने उतना ही प्रिंट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए F1 गुणित F2 का मान इसने क्या प्रिंट किया, ये देखिए। फिर F1 भाग F3 ये आ, ठीक है, सामान्य बात है, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए आप कि ये जो निरूपण है, यहां पर ये जो निरूपण है F1 गुणित F2 बटे F3, इसका मान ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये देखिए, ये प्रिंट किया। अब वही तार्किक रूप से समतुल्य है F1 भाग F3 गुणित F2, इसका मान ये यहां ये प्रिंट कर रहा है। और होना क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप देखिए यहां से लेके ध्यान से देखें, यहां तक तो सारे अंक समान है, लेकिन यहां से ये देख लीजिए, ये सारे अंक फिर भिन्न भिन्न है। तो तार्किक रूप से समान व्यंजक है, लेकिन परिणाम भिन्न आ रहा है और आंकड़े भी वही हैं। F1 F2 F3 का मान तो वही है, फिर अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं जब हम फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह 100% सटीकता से निरूपित नहीं की जा सकती। अब यहां पे एक और उदाहरण हम बाद में देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आंकड़े क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमें यह वाला हमारे लिए योग्य होगा या ये वाला उसका रूप हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो जब भी हम कोई व्यंजक लिखें तो ये हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक
पूर्ण संख्या का चर घोषित किया है। इसका मैं मान निर्धारण करता हूं 5 बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट 1, बिट परक चिन्ह लिया है मैंने, एक स्थान से इधर करना है, और गुणा 3 अब देखिए देखने में यह क्या प्रतीत होता है, देखने में तो यही प्रतीत होता है कि 5 को हम एक स्थान से बाईं ओर शिफ्ट करें, स्थान परिवर्तित करें तो हो जाएगा 10, फिर परिणाम में 3 से गुणा कर दे तो हो जाएगा 30। इसका मान 30 आना चाहिए, लेकिन 30 नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है 40। ये देखिए 40 आ रहा है ना, यहाँ प्रिंट किया इसने सी आउट। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा तो जानबूझ के इसको ऐसे है, इसको एक को इसके पास, ताकि ऐसा प्रतीत हो। जबकि अब आप यदि सूची देखेंगे, टेबल देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये स्थान परिवर्तन चिन्ह की वरीयता गुणक की चिन्ह की वरीयता से कम है। तो हमने लिखा ऐसे है, लेकिन संकलक क्या करेगा, पहले 1 गुणित 3 करेगा और परिणाम आएगा 3, और इस 5 को 3 बार बाईं ओर स्थान परिवर्तित करेगा। तो एक बार स्थान परिवर्तित करेगा तो 10, दूसरी बार करेगा तो 20, तीसरी बार करेगा तो 40, इसलिए ये परिणाम यहां पर 40 आया। अब देखिए यही भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला कथन, x प्लस 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 एक्स, लेकिन संकलक क्या करेगा, सबसे लंबे चिन्हों को पार्स करेगा, यानी x प्लस प्लस उसके बाद प्लस एक्स, यानी ये वाला करेगा। तो अब यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो वो इसका मान कर देगा, प्रिंट कर देगा, जो भी मान प्रिंट करे। आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका मान 40 था तो उसने पहले 40 लिया, फिर पूर्व क्रमोन्नति है तो उसमें 40 पे जोड़ दिया, फिर उसमें 1 बढ़ गया मान तो 81 हो गया, 81 हो गया। इसी तरह से फिर से कैसे लिख दिया तो उसने कर दिया 82। लेकिन इसके हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, किसी हो सकता है कोई और संकलक में यदि इसी कोड को हम कंपाइल करें, संकलित करें और चलाएं तो उसका मान भिन्न है। एक और स्थिति है, कई बार हम करते तो अब ये तो एक व्यंजक है ना, अब इसका मान ये है, अब इसका मान ये है, यहां आप अपने आप को संतुष्ट करते बैठिए कि 168 आएगा। यहां पे और एक हमने भ्रम की स्थिति पैदा की, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जिनमें हम व्यंजकों में वही चर या उपव्यंजक लिख रहे हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे कथन और व्यंजक लिखने से बचना चाहिए। अब देखिए मैंने एक और उदाहरण आपको बताता हूं, यह है बिट परक एक्सक्लूसिव और। अब यदि इसका मान क्या होगा, इसका मान ये यहां पे प्रिंट कर रहा है, ये 4 आएगा ही। अब यदि मैं ऐसे लिखता हूं इसको, यानी ये कोष्ठक हटा दूं तो इसमें सिंटेक्स एरर आएगी। क्यों? क्योंकि इस चिन्ह का, परिचालक का की वरीयता बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिट परक एक्सक्लूसिव और से अधिक है। तो पहले क्या होगा, वो सी आउट के साथ 5 को ले जाएगा क्योंकि इसकी संबद्धता बाएं से दाएं है। उसके बाद इसके पास ये बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी परिचालक है, लेकिन उसके पास संकार्य यानी ऑपरेंड एक ही बचेगा, इसलिए वो सिंटेक्स एरर देगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन से परिचालकों का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं। अब एक रुचिकर, मैंने 4 पूर्ण संख्या चर घोषित किए हैं, S1 S2 S3 S4 हमें, और मेरे संकलक में जो कि G++ है, उबुंटू 22.04 में जो स्वयं व्यवस्था में स्थापित होता है, इंस्टॉल्ड होता है, उसमें इंट जो है 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का इंट है। अब मैंने इनके मान, S2 का मान 5 लाख, S3 का 5000 और S4 का मान 50,000 कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि 4 बाइट के इंट में या पूर्ण संख्या में ये अधिकतम धनराशि जो है, धनात्मक पूर्ण संख्या, वो यह हो सकती है। तो आप देखिए ये 5 लाख है, ये इससे कम है, कोई समस्या नहीं। और यदि आपको विस्तृत जानकारी लेना हो तो वीडियो क्रमांक 69 देखिए 8 मिनट 3 सेकंड पर, यह अंग्रेजी में है, या वीडियो क्रमांक 70 देखिए 7 मिनट 14 सेकंड पर, यह हिंदी में है। अब आप देखिए परिणाम, मैं पहले यह व्यंजक का मूल्यांकन करूंगा और इसका मान प्रिंट करूंगा, उसके पश्चात ये। तो अब आप ये देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये ऋण संख्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए आप S2 गुणित S3 पहले होगा, क्योंकि गुणा और भाग दोनों की वरीयता समान है, लेकिन संबद्धता बाएं से दाएं है, सो यहां पर गुणा पहले होगा। S2 गुणित S3, जब 5 लाख गुणित 5000 आप करेंगे
तो यह मान आएगा यहाँ पर यहाँ है 21 है, यहाँ आएगा 25 और उसके पश्चात सारे शून्य, तो यानी इस संख्या से वो बड़ा हो गया। यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बाई से पहली बिट वो 1 हो गई होगी, जो साइंड इंटीजर है यानी ऋण और धन संख्याएं दोनों हैं, तो वह 2 के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रदर्शित होगी, तो ऋणात्मक संख्या होगी। इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो यानी अधिकतम संख्या जिसको हम निरूपित कर सकते थे उससे अधिक हो गई, तो परिणाम क्या होगा उसका हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि इस मान को पहले कम कर लें। तो S2 भाग S4 यानी 5 लाख में यदि 50,000 से भाग कर दें तो परिणाम क्या आएगा 10, और अब उस 10 में गुणा कर दे S3 का, तो क्या आएगा परिणाम 50,000। ये देखिए ये सही है। कहने का तात्पर्य है कि प्रोग्रामिंग भाषा सिर्फ सीखने के लिए ना सीखें, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीखें, और परिचालकों का प्रयोग अपनी बुद्धिमानी से करें और ये जांच लें कि आंकड़ा क्या है, आंकड़े क्या हैं, और सर्वाधिक महत्तम सर्वोच्च संख्या क्या हो सकती है और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इन सीमाओं के बाहर प्रयास करें कि हमारे परिणाम ना जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब हम कुंजी पटल से मान उपलब्ध कराते हैं। ऐसी स्थिति में कि कोई त्रुटि आ रही है क्या, या ऐसा ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो रहा है क्या, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं, जिसकी चर्चा हम फिर किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो अभी हमने इसमें देख लिया कि किस तरह से हम हमारे परिणामों पर वरीयता एवं इनका प्रभाव पड़ता है विभिन्न परिचालकों का। अब अगला क्या है, अगले वीडियो में हम देखेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन, यानी डिसीजन एंड ब्रांचिंग एंड डिसीजन स्टेटमेंट, जिसका प्रारंभ हम इफ एल्स से करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।